अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं मुश्ताक अहमद नूरी आज आप सब के सामने रूबरू हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ बोलने का मौका नात किया। इस सिलसिले में मैं एक बात अर्ज़ कर दूं कि मुझे इसके बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं थी, लेकिन मुश्ताक वानी ने मुझसे फ़ोन पे गुफ्तगू की। उन्होंने इस ग्रुप के बारे में बताया कि साहब हम लोगों का एक ग्रुप है जो उर्दू के सिलसिले में बहुत काम कर रहा है, तो आप अगर वहाँ आना चाहें तो आपका इस्तक़बाल है। फिर इसके बाद इरफ़ान आरिफ ने मुझसे गुफ्तगू किया, पूरी तफसीलात से आगाह उसने करवाया कि ऐसे ऐसे काम करना है। और समझिए कि कल उसने डेमो भी मुझे देना सिखाया, इसलिए कि मैं इंटरनेट के मामले में हर आदमी बहुत तेज़ नहीं होता है। इस उम्र में मैं अब क्या सीखूं, लेकिन उसने डेमो करके मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आपको करना है। तो अल्लाह का करम है कि मैंने सब तैयारी कर ली और इरफ़ान ने भी फिर सपोर्ट भी मुझे किया। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग, हमारी एक भांजी है नौशाबा निशात भी वो देख रही है, रजौरी से है, और आप सब ने भी मेरा इस्तक़बाल किया है। मैं आपको सबसे पहले सीधा गुफ्तगू करूँगा, कोई बिल्कुल एक हिसाब से आप कह लीजिए कि टुकड़े टुकड़े गुफ्तगू में बहुत सी बात आ जाती है। मैं एक गांव का रहने वाला हूं जो पूर्णिया ज़िला में पहले गांव था, लेकिन अब वो अररिया में हो गया। अररिया ज़िला में जो नेपाल का बॉर्डर है, गोगी पोठिया उस गांव का नाम है। वहीं मैं जनाब हफीज़ुद्दीन अहमद के घर 7 मई 1950 बरोज़ एतवार को 9 बजे शाम में रात में पैदा हुआ। मैं अपने वालिदैन का पहला लड़का हूँ। उसके बाद हमारे 4 भाई 2 बहन भी हैं। मेरी इब्तदाई तालीम घर ही में हुई। घर में क्या, बल्कि वहाँ एक मकतब था छोटा सा, वहाँ हुई। उसके बाद फिर मैंने वहाँ तीसरा क्लास मैंने पास किया। फिर हमारे चचा मोहतरम अबुल कासिम साहब थे, जो एक बहुत अच्छा मदरसा था अररिया आरिस के इलाक़े में, जो रजोकर ईदगाह के नाम से मशहूर था। वहाँ वो हेड मुदर्रिस थे। अब्बा जब मेरी शरारत से आजिज़ आ गए तो उन्होंने कहा कि भाई इसको भी लेते जाइए, वहीं रखिए। 8-9 साल का जब मैं हूँगा तो मैं मदरसा रजोकर ईदगाह में दाखिल हुआ दूसरे दर्जे में। वहाँ मैंने दूसरे, तीसरे, चौथी क्लास पास की और अल्लाह के करम में के तीनों मरतबा मैं अव्वल आया। उसके बाद अब्बा की ख्वाहिश थी कि मुझे वो नदवा पढ़ने के लिए भेजें, तो उन्होंने नदवा एप्लीकेशन भेज दिया। वहाँ से इंतज़ामिया ने कहा कि साहब ऐसा है कि लड़के की अभी उम्र कम है, 1 साल बाद आप दाखिला करवाएं। तो अब्बा के दोस्त थे एक मौलवी सिराज साहब, उन्होंने कहा कि जब तक हमारे यहाँ भेज दिए, अरबी लड़का पढ़ेगा, 1 साल की तैयारी कर लेगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भाई लड़के का 1 साल बर्बाद करना मुनासिब नहीं लगता है, इसीलिए आप उसे आज़ाद अकेडमी अररिया में क्यों नहीं दाखिल करवा देते हैं। तो आज़ाद अकेडमी माइनॉरिटी अदारा था, अच्छा इदारा था, अच्छी पढ़ाई वहाँ होती थी। तो वहाँ सीधे चौथे के बाद मेरा नाम जो है 8वें दर्जे में लिखा दिया गया। अब एक चौथे क्लास का लड़का जब 8वीं में जाएगा तो थोड़ी दुश्वारी तो हुई। 2 सब्जेक्ट मेरे लिए बिल्कुल नया था। एक सब्जेक्ट था आपको अलजबरा, जो मदरसे में पढ़ाई नहीं होती थी। एक सब्जेक्ट था एडवांस मैथमेटिक्स। अलजबरा थोड़ा अच्छा लगा, मेरी दिलचस्पी बढ़ी, मैंने पिकअप कर लिया। लेकिन एडवांस मैथमेटिक्स जो है एक मदरसे के बच्चे के लिए बहुत भारी था। और आपको हैरत होगी, मैं
6 इम्तहान में उसमें फ़ेल हो गया। बाद में मैंने पिकअप किया और अल्लाह का करम हुआ कि मैंने 8वां क्लास फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। अब दाखिला मेरा बाज़ाब्ता 9 में हुआ, चूँकि मैं सेक्शन सी में था वहाँ प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे। तो फिर एसडी एजुकेशन के परमिशन के बाद जो है लोगों ने मेरा दाखिला वहाँ बाज़ाब्ते स्कूल में करवाया। वानी साहब वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह अलैह। तो मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 11 स्पेशल तक मैं आज़ाद अकेडमी अररिया में रहा और मैंने पढ़ने की कोई फ़ीस अदा नहीं की, क्योंकि मेरिट के एतबार से मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था। 8 आने सिर्फ मैं देता था साइंस फीस, साइंस का स्टूडेंट था। और अल्लाह करम है कि हायर सेकेंडरी में भी मैंने 1968 में फर्स्ट डिवीज़न पास किया, और तब तक उस स्कूल से किसी ने भी फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं किया था। तो एक नाम हुआ कि साहब पहली बार स्कूल से किसी ने पास किया। 2 साथी हमारे और भी थे जिन्होंने फर्स्ट डिवीज़न पास किया, लेकिन तीनों में सबसे ज़्यादा नंबर मेरा ही था। उसके बाद जो है फिर, अब आवाज़ ठीक आ रही है वानी साहब? उसके बाद जो है मैं वहाँ से मेडिकल करना चाहता था, लेकिन प्री मेडिकल में पटना में चूँकि थोड़ी गड़बड़ी हो गई, इसलिए मेरा नाम जो है एडमिशन के लिस्ट में नहीं आया। मजबूरन मुझे पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया ही में दाखिला लेना पड़ा। जब मैं वहाँ गया तो आपको हैरत होगी कि प्रोफेसर ने कहा कि भाई कौन कौन लड़के फर्स्ट डिवीज़न पास किए हैं, खड़े हो जाएं। तो पूरे हॉल में अकेला मैं ही था जो फर्स्ट डिवीज़नर था। मैंने घूम के देखा, एक भी लड़का नहीं, मारे शर्म के मैं जल्दी से बैठ गया। साहब एक अकेला मैं ही हूँ, लेकिन टीचर की निगाह में मेरी कदर बढ़ गई। केमिस्ट्री के टीचर गैर मुस्लिम थे, उन्होंने कहा कि मुझसे आगे ट्यूशन पढ़ो, पैसे नहीं लगेंगे। मैं जहाँ रहता था बगल ही में एक फिज़िक्स के टीचर थे, उन्होंने भी कहा कि तुम यहाँ फिज़िक्स पढ़ने के लिए आओ। 120 रुपया उनका फ़ीस था पूरे कोर्स का। आपको हैरत होगी कि सारे लड़के आ जाते थे, बोलते थे, किसी को भेजते थे नूरी को बुला के लाओ। तो मैं आता था, तब पढ़ाई करते थे वो। और वहाँ आने का मकसद मेरा क्या था ज़िंदगी में, ये मुझे तब पता चला जब हमारे पीर मुर्शिद प्रोफेसर फजल इमाम फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह वहीं हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। अल्लाह की मसलहत ये थी कि मेरी तरबियत उनके ज़ेरी निगरानी हो, इसीलिए मैं उस कॉलेज में दाखिल हुआ और मैंने 1971 में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मेडिकल की तैयारी फिर से करूं कि मेडिकल में जाना था। तैयारी भी मैंने की, लेकिन इत्तेफाक से नहीं हुआ। तो फॉर द टाइम बिंग मैं ट्यूशन पढ़ाना, मैं ट्यूटर बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, दूसरों के लिए मैं बहुत अच्छा ट्यूटर हूँ। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ज़रिए माश तो नहीं था, लेकिन मसरूफियत की एक वजह बन गई। फिर मैं पटना चला आया बीएड करने के लिए। यहाँ के मैंने तैयारी भी की, और उसके बाद जो है पटना यूनिवर्सिटी में दिक्कत ये थी कि जितनी सीट थी 80% सीट जो है पटना यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए था, और 20% सीट जो है अदर देन पटना यूनिवर्सिटी के लिए था। तो उस 20% में इत्तेफाक ये था, या अल्लाह का करम था, कि पहला नाम मेरा ही था। मेरा एडमिशन हुआ, और आपको मैं तफसील में नहीं बताऊंगा, आपको इस बात जान के खुशी होगी कि मैंने पटना यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीज़न पास किया। मतलब आई वाज द टॉपर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी ऑफ बीड, और आज तक किसी मुसलमान लड़के ने वहाँ से पास नहीं किया था इतने नंबर से। इसी दौरान मैं कमीशन की भी तैयारी कर रहा था। फिर मैंने एमएड में भी एडमिशन ले लिया। एमएड से सेंटअप जब हुआ तो इतने में हमारा रिज़ल्ट आ गया था कमीशन का। मैं बिहार इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। 1 महीने की ट्रेनिंग हुई है हमारी, और उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग किशनगंज हुई, और 1977 अगस्त में मैंने वहाँ ज्वाइन किया। लिखने पढ़ने का सिलसिला मेरा स्कूल ही से शुरू हो गया था। मैं कहानियाँ लिखता था, कहानियाँ मेरी शाये भी हो रही थी,
उसके बाद जो है जाहिर सी बात, स्कूल में कोई डिग्री नहीं थी। कोई पूछता कि आप अपनी सवानी उम्री लिखिए तो एक लफ्ज़ लिखता था कि मैं अभी ज़ेर तालीम हूँ। उसके बाद मैं जब नौकरी ज्वाइन किया, किशनगंज में रहा, तो तवातुर से मैंने बहुत लिखा। और उसके बाद 20वीं सदी वगैरह में तब तक मैं नहीं छपा था, वहाँ भी छपने लगा। शायर में मेरी कहानी आई, किताब में मैं छपा। गरज के जितने भी अच्छे रसाले थे उसमें मैं शायर होता रहा, और मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में हमारी पोस्टिंग रही। किशनगंज के बाद मैं पूर्णिया ट्रांसफ़र हो गया। पूर्णिया तो रहा, लेकिन किशनगंज अररिया ज़िला भी मेरे ही अंडर में रहा। फिर मैं वहाँ से जो है आपको सासाराम आया, फिर समस्तीपुर आया। वहाँ से फिर मुझे एक मिनिस्टर थे हमारे इलाके के, उन्होंने मेरी इजाज़त के बाद जो है उन्होंने अपने सेक्रेटरी के लिए मेरा इंतखाब कर लिया। मेरा मिजाज जो है मिनिस्टर के सेक्रेटरी का नहीं था। सच बताऊं कि 4-5 महीने में ही मैं उकता गया कि भाई मैं तो जिस मिजाज का हूँ मिनिस्टर के साथ नहीं रह सकता। और मैंने उनके यहाँ घर जाना छोड़ दिया। रिश्तेदार थे, बच्चों को बड़ी दुश्वारी होती थी मेरी वजह से, लेकिन ऑफिस जाता था कि मुझे सैलरी तो लेनी थी। फिर मैंने अपनी पोस्टिंग डिपार्टमेंट में करवाई और वहाँ से गुलू खलासी हुई हमारी। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन अफसर में हेडक्वार्टर में पोस्टिंग हुई। मैं यहाँ काम करने लगा। यहीं से सरकार ने 1993 में मुझे उर्दू एकेडमी का सेक्रेटरी बना दिया, और मैं पहला उर्दू एकेडमी का सेक्रेटरी था जो वर्किंग ऑफिसर था। हमसे पहले वहाँ रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी या रिटायर्ड IAS अफसर सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये जो मिनिस्टर थे उस ज़माने में, मुन्ना मुश्ताक, अब तो मरहूम हो गए, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में थे। एक बार क्या उनके जीव आया, उन्होंने मुझे बुलवाया। मैं उनके यहाँ गया तो मुझे लिए दिए वो अपनी छत पे चले गए। और छत पे उन्होंने मुझे पूरे बाह में लिपेट के दबोचे रखा। कहा कि मीता कहते हैं एक नाम वाले को, मीता एक बात कहनी, आप ना नहीं बोलिएगा। हमने कहा कि भैया आपने मुझे ऐसा जकड़ रखा है कि इसमें ना बोलने की गुंजाइश कहाँ है। बोले मैं आपको उर्दू एकेडमी का सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ, आपको जाना है वहाँ। मैंने कहा कि वहाँ तो भाई रिटायर्ड अफसर, आप तक की रिवायत यही है कि रिटायर्ड अफसर जाते रहे, सीनियर IAS वगैरह। बोले नहीं, हम जिसको चाहें भेज सकते। तो कहा कि चलिए ठीक है भाई। ऑर्डर हो गया। और मुझे याद है कि लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे। फाइल मुन्ना मुश्ताक लेकर गए और लालू यादव निकल रहे थे एयरपोर्ट के लिए, कहीं जाना था उनको। कार में उनकी बैठे वो, मैं पीछे पीछे दूसरी गाड़ी पर था। कार में उन्होंने गुफ्तगू की, और आपको हैरत होगी एयरपोर्ट पे जब गाड़ी गई है तो मुन्ना मुश्ताक ने फाइल खोल के कार के बोनट पे रखा और लालू यादव ने साइन कर दिया। अब मेरा नोटिफिकेशन होना था। उस ज़माने में शफ़ी जावेद हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे हमारे डिपार्टमेंट के, मुझे बहुत अजीज़ भी रखते थे। उन्होंने एक दिन बुलाया, कहा कि अजीज़म तुम्हारे लिए वो पोस्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तन्हा हो जाऊंगा, मुझे निभा दो किसी तरह। वो 93 में रिटायर होने वाले थे। तो मैं भी थोड़ा सा मुतासिर हुआ कि डिपार्टमेंट तो मेरा यही है। मैंने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं निभा दूंगा। और मैंने मुन्ना मुश्ताक को कहा कि ऐसा है जनाब कि मैं अब आपके महकमे में फ़िलहाल तो नहीं आऊँगा, 2 साल बाद आऊँगा, आप चाहें तो किसी और को बना दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी को नहीं बनाऊँगा, आप 2 साल बाद आइए, 2 साल तक जगह खाली रहेगी, बल्कि वही रहेंगे जो बने हुए हैं। मोहम्मद अशरफ साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। तो उसके बाद जो है फिर जब वो रिटायर हुए जनवरी में, फ़ाइल जब निकालने की बात आई तो मुन्ना मुश्ताक ने कहा कि मीता वो तो फ़ाइल ही गायब हो गई है। तो हमने कहा कि फ़ाइल गायब है। बोला हाँ, हमारे से किसी ने चुरा लिया। असल है कि जो अफसर पहले से काम कर रहे थे उनके बॉडीगार्ड के थ्रू उन्होंने फ़ाइल को गायब करवा दिया। ये रवायत तो बहुत आम है दफ्तरों में, और मैं सब जानता था। तो मैंने उसके बाद जो है उसकी एक शेडो फाइल मैंने फ़ोटोकॉपी बना कर रखी थी, मैं लेके गया कि लीजिए है। खैर उसमें ऑर्डर हुआ और मैंने ज्वाइन किया। तो ज्वाइन किया तो अब 4-5 साल से कोई काम नहीं हुआ था, न किताबों का इनाम मिला था,
और अलॉटमेंट उस साल सिर्फ 10 लाख रुपये मिला। 10 लाख के अलॉटमेंट में 3 साल का मुझे काम करना था। मैंने काम अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया, लेकिन अल्लाह का करम है कि फिर मैंने कोशिश की, और उस ज़माने में प्रोफेसर जावेद हुसैन माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने भी ताउन दिया, और इस 10 लाख अलॉटमेंट को मैंने अपने रहते हुए 25 लाख अलॉटमेंट करवा दिया। फिर काम होता रहा, और 3 साल मैं तो चूँकि ऑन ट्रांसफ़र गया था वहाँ, 3 साल का टर्म तो था, लेकिन जब तक कोई ऑफिसर नहीं आता मैं जा नहीं सकता था, तो लगभग 4 साल मैं वहाँ रह गया। फिर दोस्त साहब आए तो मैं वहाँ से निकला, अपने डिपार्टमेंट चलाया। उस ज़माने में भी बहुत से मैंने अलग अलग काम किए, और इनाम हुआ, अवार्ड हुआ, किताबों पर ये हुआ, ये सब काम होता रहा। और मैं जहाँ भी रहा हूँ कहीं न कहीं आवाज़ इसलिए उठती है कि मैं किसी के मन के मुताबिक काम नहीं कर सकता। हिंदी में एक लफ्ज़ बोला जाता है मनोकूल, एक होता अनुकूल। मैं लोगों से कहता रहा कि मैं मनोकूल नहीं कर सकता हूँ, मैं अनुकूल कर सकता हूँ, और किसी पैरवी को मैंने आज तक सुना भी नहीं। उस ज़माने में मुन्ना मुश्ताक जो कि हमारे वज़ीर थे, मुझे कोई खौफ भी नहीं था, और वो इतना एहतराम करते थे मंच पर। वो अगर वो बैठे हुए हैं और मंच पे मैं अगर दाखिल होता था तो वो खड़े हो जाते थे। मैं बराबर मना करता था, मीता आप गलत कर रहे हैं। बोले मीता हमको आदत है, चूँकि मैं स्टूडेंट था तो आप हमारे यहाँ पोस्टेड थे, किशनगंज ही के थे वो, तो वही एहतराम मेरा अभी बाकी है। तो उसके बाद मेरा लिखना पढ़ना काफ़ी शुरू हुआ। पाकिस्तानी रसायल में मैं बहुत छपा, शबखू में भी मेरी कहानी आई, और फारूकी साहब ने मेरी कहानियों को सराहा भी। लंबे लंबे खतूत मेरे शाये हुए। एक बार तो वारिस अलवी का मजमून था रामलाल की अफसाना निगारी पर, वो शबखू में छपा था 10-15 पेज में, कितना बारीक होता है। मैंने 5-6 पेज का जवाबी मजमून लिखा था, तो चूँकि ख़त ही के तौर पे लिखा था, तो 1980 में मेरा वो ख़त शबखू में अकेला शाये हुआ, एक भी ख़त शाये नहीं हुआ था, सिर्फ मेरा ख़त शाये हुआ वारिस अलवी पर। यह भी शबखू का एक रिकॉर्ड है, और इसे लोगों ने पहचाना कि सब एक आदमी है जो वारिस अलवी पर भी सवाल उठा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं उस ज़माने से कर रहा था, कहानियाँ मैं लिखता रहा। और 1984 में जब मैं पूर्णिया में पोस्टेड था, फिर मेरा मजमुआ भी शाये हुआ, लेकिन शाये होते होते वो 87 में आ गया। तब तक मैं गालिबन समस्तीपुर आ गया था। उसके बाद जो है धीरे धीरे मैं काम करता रहा। डिपार्टमेंट में चूँकि ज़िम्मेदारी बहुत होती है और फुर्सत मुझे नहीं मिलती थी। वजह ये थी कि डायरेक्टर सारा इम्पोर्टेंट काम थमा देते थे। इसी बीच में उन्होंने मुझे लालू यादव का चीफ पीआरओ भी बना दिया। अब यह है कि भाई उनके साथ जाना है, उनके साथ रहना है, प्रोग्राम को देखना है, तो आपकी अपनी मसरूफियत तो कम हो जाती थी। मैं थका थकाया जब घर आता था तो लिखने पढ़ने के लायक नहीं रहता था। कहानियाँ भी जो मेरी आई हैं मैं आपको बताऊं, इसमें मैं अपने दोस्त शानुर रहमान, जो उस टाइम में ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, और सुहेल अजीम आबादी के साहिबजादे थे, बहुत अच्छे शायर भी हैं वो, तो वो बराबर प्रोग्राम दे दिया करते थे। मैं सोचता था कि अब कहानी पढ़नी है, कहानी लिखनी है, कहानी लिखनी है, तो या तो उस रात को या फिर जिस दिन मुझे कहानी पढ़नी है उसी दिन सुबह मैं 8 बजे बैठता था, 9 साढ़े 9 बजे कहानी ख़त्म होती थी और उसको जाके पढ़ देता था। तो मैक्सिमम कहानियाँ रेडियो के लिए लिखी गई, और मैं हमेशा एक ही शिफ्ट में लिखता रहा हूँ। 2 शिफ्ट मैंने कभी कहानी लिखने में नहीं लगाई। लंबी से लंबी कहानी हो, लंबे से लंबा मजमून हो, मैं हमेशा एक ही शिफ्ट में लिखता रहा हूँ। ये एक मेरी अच्छी आदत है जिसमें तवातुर भी बरकरार रहता है। कहानी मैं सोचता हूँ बरसों। लंबे कद का बौना मेरी बहुत मशहूर कहानी है। 17 साल वो कहानी मेरे जहन में पकी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बौना का किरदार मैं कैसे डेवलप करूँ। सोचते सोचते उसे सर्कस में दाखिल करवाया और वहाँ से मैंने उस कहानी को शुरू करवाया। आदाब प्रतिमा सिन्हा। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊं कि मुतनाज़फ़ी में हमेशा रहा, अपने काम के मामले भी, डिपार्टमेंट के मामले में भी, इसलिए कि बहुत सी बातें मैं मिनिस्टर की भी नहीं सुनता था, अपने कमिश्नर की भी नहीं सुनता था। एक बार मैं आपको बताऊं कि 90-91 का ज़माना था।
गल्फ वार छिड़ गया था, तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, पुरानी नोटिफिकेशन था कि भाई सरकारी गाड़ियां जितनी हैं उनमें 125 लीटर ही तेल दिया जाए और मिनिस्टर की गाड़ी में 250 लीटर दिया जाए। इससे ज़्यादा जो भी इशू करेगा तो इशूइंग अथॉरिटी से उसकी रकम उसके तनख्वाह से ले ली जाएगी। और यह काम असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल ही का अफसर करते थे। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ही उस ज़माने में था। अब जो बंदा करता था वो डायरेक्टर के पास गया, उसने कहा कि सर ये तो बड़ी सख्ती बात है, मैं छोटा अफसर हूँ, मैं किस किस को नकारूंगा, मुझसे ये काम ले लिया जाए। तो डायरेक्टर ने अपना कहा कि भाई ये काम कौन कर सकता है। तो उनकी एक मिनी कैबिनेट थी, तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये काम तो नूरिया साहब कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बदमाश है वो, नौ करेगा तो हम क्या करेंगे, बुला के पूछो पहले। मुझे बुलाया गया कि ये काम देना आप करेंगे। तो हमने कहा कि आपने पूछा क्यों, आप डायरेक्टर हैं, किसी को भी कोई काम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि तो राम हो गया जल्दी, मैं उसूल का आदमी हूँ। मैंने कहा नहीं, आप तो कोई काम दे सकते हैं, इसके लिए अफसर को पूछना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा इसमें ख़तरा बहुत है। उनका मैं ख़तरे का खिलाड़ी रहा हूँ, आप जानते हैं। मैंने कहा कि मुझे 2 सवाल का जवाब दे दिया जाए और फिर काम दे दिया जाए। बोला पूछिए। हमने कहा कि अंग्रेज़ी में शुड आई फॉलो द रूल्स। उन्होंने कहा रूल ही फॉलो करने के लिए आपको दे दिया जा रहा है। तो हमने कहा कि एक सवाल का जवाब और भी दे दें कि मैं रूल फॉलो करूँगा तो सख्ती तो होगी, कोई मुझसे बात पूछ तो नहीं करेगा। डायरेक्टर ने कहा मैं ही करूँगा ना भाई, सबसे पहले मैं आपको वादा करता हूँ कि आप रूल फॉलो करें, कहीं कोई गड़बड़ी होगी आपसे कोई नहीं पूछेगा। वो महीने का मैं समझता हूँ कि 15-20 तारीख रही होगी। 2-4-5 दिन बाद जो डायरेक्टर का ही ड्राइवर आया कि तेल दिया जाए। हमने कहा लॉग बुक लाओ। हमने देखा कि वो 125 लीटर से ज़ायद ले चुका था तेल। मैंने कहा कि मैं तेल नहीं दूंगा। उसने कहा कि सर तेल नहीं है, डायरेक्टर साहब को घर जाना है। हम कहा कि उन्हें क्या करना है, ये उनका काम है, मेरा काम जो है मैंने बता दिया, मैं तेल नहीं दूंगा, जाके बोल दो। वो डायरेक्टर बोला कि सर नूरी साहब तेल नहीं दे रहे हैं, आप बुला के कह दीजिए तो दे देंगे। तो डायरेक्टर मेरे मिजाज से वाकिफ़ थे, उन्होंने कहा कि वो मेरे कहने पर भी तेल नहीं देगा, तुम रिक्शा मंगवाओ, मैं घर जाऊंगा। अब दूसरे दिन हंगामा हो गया कि डायरेक्टर साहब विभाग के जो हज़ारों लीटर तेल का साइन करते हैं वो रिक्शा से गए। सारे अफसर मेरे पास, क्या कर रहे हो यार, तमाशा कर रहे हो तुम, समझते नहीं हो। हम कहा मैं खूब समझता हूँ, मैं पूछ लिया था कि भाई मुझे फॉलो करना है तो करना है, मैं तो नहीं दूंगा। तो भाई कोई सूरत पैदा करो। तो मैंने कहा कि एडवांस आप मांगे अगले महीने का। तो 55,000 का बिल जनाब आता था। आपको हैरत होगी, दूसरे महीने से वो बिल जो है 25 से 30,000 का आने लगा। सारे लोग अपनी लिमिट में आ गए, मैंने किसी को नहीं बख्शा, क्योंकि काम के मामले में मैं एकदम रूल फॉलो करता हूँ और डरता एकदम नहीं। मिनिस्टर का भी आदमी आया कि साहब मेरे यहाँ तेल दीजिए। तो ड्राइवर एक भ्रमण था, मुलगवा था मिनिस्टर का, वो ज़रा कुछ तेज़ तर्रारी करने लगा, बोलने कुछ ज़्यादा लगा। मुझे नागवार गुजरा, मैंने कॉलर तो उसके कुर्ता में था नहीं, मैंने पेट पे उसका कुर्ता पकड़ा। उसके बाद मैं खींचते हुए डायरेक्टर के पास गया। हमने कहा कि ये शख्स मिनिस्टर का मुलाजिम है या हमारे महकमे का है। बोला महकमे का है, तुम्हारा मुलाजिम है। हम कि इसको समझाइए वरना बुढ़ापे में मार खा लेगा। जिद कर रहा था तेल दीजिए। तो हमने कहा कि लॉ लॉग बुक। और उसके बाद मैंने कहा कि आपने कितना तेल, उन्होंने तो इतना ही तेल लिया है। मैंने कहा ठीक है। वो किशनगंज जाता था, पूर्णिया जाता था। मैंने किशनगंज के कलेक्टर को फ़ोन किया, कहा कि मिनिस्टर की गाड़ी में आपने इस महीने में कितना कितना तेल दिया है, प्लीज़ दे के बताइए। उन्होंने नजारत को पूछा, फिर मुझे फ़ोन बैक किया कि साहब इसको मैंने 50 लीटर तेल दिया। फिर पूर्णिया कलेक्टर को मैंने फ़ोन किया, पूछा कि आपने कितना तेल दिया। उन्होंने बताया कि मैंने 60 लीटर पेट्रोल दिया है गाड़ी में। वो दोनों इंदिराज इसके फाइल में नहीं था, वो तो लेकर अपना पी जाता था, डिपार्टमेंट ने खाली दिखाता था। हमने कहा कि ये लिखो, और फाइल में उसकी लिखा। अब तो उसकी जो हालत हुई है वो मैं आपको बता नहीं सकता। अब उसकी मजबूरी हो गई, अब वो बिल्कुल चुपचाप हो गया, एकदम ये समझा कि साहब वो जो है बिल्कुल ये नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैं डिपार्टमेंट में रहा और फिर मैं डिफरेंट जगह, पटना डिवीज़न में मेरी पोस्टिंग हुई। उस ज़माने में बिहार उर्दू की ख़बरें एक निकल रही थी, बिहार की ख़बरें, बड़ा मामूली तरीन पर्चा था। जिम्मेदारी मुझ पर जब आई तो मैं उसका चीफ एडिटर बना। तो मैंने उस रिसाले को इतना अच्छा कर दिया, आपको हैरत होगी, जिन लोगों ने उस ज़माने में देखा होगा, वो एक अदबी रिसाला बन गया और बहुत पॉपुलरिटी उसकी बढ़ गई। लेकिन मैं जैसे ही पटना डिवीज़न आया फिर उसको कमर्शलाइज कर दिया लोगों ने। बेइंतहा खूबसूरत पेपर आ गए, लेकिन प्रचार का रह गया, वो मार्केट में फिर नहीं आया।
फिर मैं पटना डिवीज़न में रहा डिप्टी डायरेक्टर, फिर वहाँ से सारण डिवीज़न में मुझे पोस्टिंग की गई मेरी। 6 साल मैं वहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर रहा, वहीं से मैं सुबुहदोश भी हुआ। उस ज़माने में मैंने काफ़ी लिखा, काफ़ी गुफ्तगू भी होती रही, लंबे लंबे खतूत भी लिखता था रसाइल को, क्योंकि कमिश्नरी में जब था तो वहाँ थोड़ी सहूलत मिल जाती थी, आराम था, कोई दिक्कत नहीं थी, काम का उतना लोड नहीं था। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने अफसर थे मेन काम तो वो करते थे, मेरी जिम्मेदारी निगरानी की होती थी, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में कभी कभी मैं जाता भी था देखने के लिए। ये काम मैं वहाँ करता रहा। और उसके बाद जो है बच्चों से मैं बड़ा जुड़ा रहता हूँ स्कूल से, चूँकि मुझे टीचिंग की बड़ी रग़बत है। मैं अगर अफसर नहीं होता तो मैंने सोच लिया था कि बीएड की आदत मुझे स्कूल में पढ़ाना है, टीचिंग की रग़बत की वजह से। तो मैं अपने आप को बुनियादी तौर पर टीचर ही समझता हूँ। तो वहाँ के बच्चों के स्कूल से 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर मैं फंक्शन करवाता, खेल कूद का फंक्शन करवाता, क्विज़ करवाता, मतलब उसमें मैं पटना डिवीज़न में तो कम, लेकिन मैं वहाँ बहुत लगा रहा। छपरा डिवीज़न में, सारण डिवीज़न में ये करता रहा। और रिटायरमेंट मेरी 11 में हुई और मैं बहुत खुश था। लोगों ने कहा कि पहला ऑफिसर है जिसको मैं इतना खुश देख रहा हूँ कि साहब ये इतना खुश है रिटायरमेंट के बाद। हमारी कमिश्नर वहाँ थी, मिसेज आर्या थी, वो बहुत मानती थी मुझे। उन्होंने कहा कि नूरी साहब आपका कमिश्नर हमारा बैचमेट है, मैं छोड़ना आपको नहीं चाहती हूँ, आप कहें तो मैं किसी भी सूरत में किसी भी पोस्ट पर आपको मैं यहाँ रख लूँगी। उन्होंने कहा कि मैडम मैं जिस ओहदे पर काम कर रहा हूँ उससे 1 इंची नीचे जाके काम नहीं करूँगा, मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है, इसलिए मेरे लिए आप कोशिश मत कीजिए। मैंने भी कोशिश नहीं की, लेकिन 2 महीने के बाद मुझे शदीद हार्ट अटैक हुआ। आपको हैरत होगी, आप मेरा चेहरा देख के नहीं समझ रहे होंगे कि मैं इतना बड़ा बीमार आदमी हूँ या 1 घंटा बोल सकता हूँ। इतना शदीद अटैक हुआ कि जिस रात में दाखिल हुआ उसी रात डॉक्टर ने बुला के मेरे बेटे को कह दिया कि अब ये नहीं बचेगा, इसे घर ले जाओ। बेटे ने कहा कि 12 बजे रात को मैं घर कैसे ले जाऊंगा? तो डॉक्टर ने कहा कि आप लिख के दो। जानता था कि भाई वीआईपी पेशेंट है, मरा गया तो हंगामा होगा, तोड़ फोड़, लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में रहता है। बोला लिख के दोगे यहीं इलाज कराएंगे। बेटे ने लिख के दिया। तो इलाज शुरू हुआ। तो नेक्स्ट डे जुमा था, डॉक्टर ने कहा कि सर आपको ओटी में ले जाएंगे। तो हमने सोचा कि ऑपरेशन कराएंगे। अच्छा, मेरे साला भी बड़े डॉक्टर थे, 20 साल लंदन में रह चुके थे, वो भी घर आए हुए थे। मेरा छोटा साड़ू भी डॉक्टर था। इन लोगों को मिसेज ने फ़ोन कर लो, 3 बजे रात को आए। तो मेरा जो ग्राफ चल रहा था मशीन पे, ये लोग कन्फर्म हो गए कि ये डेथ कन्फर्म है, अब इसको बचना नहीं है। जाहिर सी बात, घर के लोगों का, आपको हैरत होगी, जिस दिन उनको ओटी ले जाया गया घर का एक भी आदमी मुझसे मिलने नहीं आया। और मुझे भी कोई ये नहीं हुई कि कोई मिलने क्यों नहीं आ रहा, मैंने सोचा भी नहीं। और जब मुझे ओटी ले जाने लगे तो मैंने अपने दिल से 2 सवाल किया कि मैं मरूंगा कि बचूंगा। तो दिल से जवाब आया कि बच जाओगे। फिर मैंने पूछा बाय द वे मर गया, आखिरत का मामला क्या होगा? दिल ने कहा वहाँ निकल जाओ। हम गॉट डैम केयर, चलो। और बगैर किसी से मिले हुए कि भाई बच्चे को देख लेना, बेटी को देख लेना, बेटे को देख लेना, कुछ नहीं। मैं दरूद शरीफ का आदी हूँ, पढ़ता रहा। जब उन लोगों ने मेरा एंजियोग्राफी किया तो इतना नर्वस हो गए। उस ज़माने में मेरे रान से उन्होंने कैमरा वाला नीडल पास किया था। तो बड़ी मोहब्बत से डॉक्टर बात कर रहे थे कि सर थोड़ी सी तकलीफ़ होगी इंजेक्शन में। हमने कहा नहीं, आप गो अहेड। तो इतना एंजियोग्राफी उनको ख़राब लगी कि डॉक्टर को ये महसूस किया कि यह भी 5-10 मिनट के अंदर मर जाएगा। और तार तो सीधे खींचना नहीं था, तो उसने क्या किया कि तार के साथ ही टेप लगा दिया और मुझे बंद कर दिया और कहा कि सर आपका इलाज मेडिसिन ही होगा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जूनियर डॉक्टर को कहा कि आदमी जब मर जाए तब इसका तार निकाल लेना। अब मुझे कोई इल्म नहीं है बखुदा, मैं तो इत्मीनान से अपना पड़ा हुआ हूँ। ओटी के निकलने के बाद भी घर वाले नहीं आए मिलने के लिए। मैं समझ नहीं रहा क्यों, हम कहा हो सकता मसरूफ़ हूँ, मैं अपनी दुनिया में मगन था। तो 3-4 बजे जो है, 4-4:30 बजे जब मेन डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रभात कुमार, वो देखा कि इसके मरने की रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो वो आए मिलने के लिए, देखा कि भाई ये तो इसका सब चीज़ काम कर रहा मशीन।
तो उन्होंने कहा सर तबीयत कैसी है आपकी? हमने कहा कि जनाब मेरे दिल में तो वो दर्द है ही नहीं। बोला पूरा दर्द ख़त्म हो गया। मैंने कहा कि मुझे बस यही महसूस हुआ कि किसी ने हाथ लेके मेरे दिल का दर्द निकाल के फेंक दिया। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। हमने कहा कि बस मैं सांस लेता हूँ तो मुझे तकलीफ का एहसास होता है। बोले नहीं, सांस से दिल का दर्द आगे पीछे नहीं होता, ये सांस फेफड़ा भी इफेक्टेड होता है, फेफड़े का दर्द है ये। उन्हें हैरत हुई। तब उन्होंने जूनियर को कहा कि ये शख्स अब नहीं मरने वाला, जाओ तार निकाल लो। अच्छा, मैं मौत के बेड पे ही मजाक करता हूँ लोगों से। जूनियर डॉक्टर है, बोला सर थोड़ा पाँव में उठाए हुआ था, थोड़ा पाँव आप निकाले खिड़ाएंगे? तो क्यों मलने कह रहा था, पाँव मलोगे तो मैं खिड़ा दूँ? तो नहीं सर खिड़ाइए ना। तो हमने कहा पहले मलोगे तो मैं हाथ खिड़ाऊँगा पाँव। तो बोला कि जो है नहीं, फिर पाँव उसने पकड़ लिया तो मैंने खिड़ा दिया। तो देखा कि उसने चरसानी जो है वो जो सेलो टेप लगा हुआ था तो खींचा तो चर की आवाज़ आई। ड्राग गिरी साहब वालेकुम वरहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद जो है फिर देखा कि वो कुछ कर रहा है, मुझे नहीं इल्म कि क्या कर। धीरे धीरे वो 8-10 मिनट लगा, वो धीरे धीरे देखा कि कोई तार उसने निकाला, फिर बंद कर दिया। ये राज तो तब खुला जब 2 दिन के बाद जो है मुझे डॉक्टर ने कहा कि सर आपको अब आईसीयू में रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम स्पेशल वार्ड में रखें। हम कहा ठीक है, जहाँ रखना हो। वहाँ उस लेडी डॉक्टर ने जो लंदन से एंजियोग्राफी पढ़ी हुई थी, उसने आकर राज खोला और उसका जुमला सुनिए आपने। उसने 3 जुमले अदा किए। उन्होंने कहा कि सर मैंने अपनी मेडिकल कैरियर में आप जैसे मरीज को आज तक बचते हुए नहीं देखा। दूसरी बात उसने कही कि आप मेडिकल केयर से बचे भी नहीं, क्योंकि मेडिकल केयर में आप जैसे मरीज का कोई इलाज नहीं है। तीसरा जुमला उसने कहा कि आप मुअज्जाती तौर पे बचें। मैंने सोचा गैर मुस्लिम होगी, मुअज्जाती बोल गई, तो मैंने थोड़ा सा और उसको इलाबरेट किया कि भैया अध्यात्म पर आप यकीन रखती हैं क्या? तो बोली कि हाँ मैं रखती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं अध्यात्म ही की वजह से बचा हूँ, और कितनी रूहें मेरे पास आ रही थी, कितने लोग मुझे फूंक रहे थे, कितने लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे थे, आपको इसका इल्म नहीं है। मैं दुआओं के तुफैल ही अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है। ये बात भी सच थी। फिर 2 दिन रहने के बाद उन्होंने कहा कि अब आपको आईसीयू में रहने की ज़रूरत नहीं है, अब आप घर जा सकते हैं। मैं तो सारे लोगों ने कहा भाई एम्स जाइए, एम्स जाइए, एम्स दिखाइए। मोहम्मद इसहाक आरिफ साहब वालेकुम वरहमतुल्लाह अलैह। अब टिकट नहीं मिल रहा था। खैर मैं एम्स गया। इत्तफाक से जो एचओडी थे उन्हीं के पैनल में मैं पढ़ा। तो नीचे गए तो अब दाढ़ी टोप वाला आदमी, एक लोगों ने समझा मौली साहब होंगे कोई, किसी को मैंने बताया भी नहीं कि मैं ऑफिसर हूँ। तो जो जूनियर डॉक्टर थे, जो यहाँ के भी सीनियर से ज़्यादा उम्र वाले थे, उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा है कि आपको उस ज़माने में 4000 का इंजेक्शन पड़ा था। ये 4000 का इंजेक्शन इशारा था एंटी क्लॉटिंग का। तो मैंने कहा कि जी पड़ा था, लेकिन 40 घंटे बाद। इसलिए वजह ये थी कि मुझे अटैक हुआ 26 को शाम में, और मैं 28 को 10 बजे 11 बजे हॉस्पिटल गया था। इस बीच में गलत ट्रीटमेंट मेरा होता रहा, वो दर्द मैं बर्दाश्त करता रहा। अब मरा नहीं। लोगों को हैरत है आप किस मिट्टी के बने थे कि 40 घंटा हार्ट अटैक में रहे और मरे नहीं। हमको अल्लाह का करम है। तो उसने बहुत सा टेस्ट लिखा। फिर 1-2 टेस्ट उन्होंने कहा सीनियर लिखेंगे। सीनियर के पास गया तो जब लोगों ने कहा कि थेलियम टेस्ट आपका लिखा जाएगा। पटने में लोगों ने बताया था कि हार्ट का असल जानकारी उसी से होगी आपकी, कि हार्ट का सेल जिंदा है कि मर गया। तो देखा कि सीनियर ने भी थेलियम टेस्ट नहीं लिखा। उन्हें भी मैंने नहीं बताया कि मैं जानता हूँ। मैंने लेमैन की तरह कहा कि सर मैं जब पटना से चला था तो डॉक्टर ने कहा था कि आपका वहाँ थेलियम टेस्ट होगा। तो उन्होंने कहा आप वॉक कर सकते हो? उनका नहीं, मैं चल नहीं सकता हूँ। बोले तो आपका थेलियम टेस्ट कैसे होगा? तो एक और लड़का था जो गैर मुस्लिम ही था, अंकल अंकल बोलता था, तो उससे मिला था। तो उन्होंने कहा था अंकल आपका थेलियम टेस्ट तो चल के नहीं होगा, लेकिन एक दूसरा था वो उसका कि ये होगा। बोले कि ये थेलियम टेस्ट हमारे यहाँ नहीं होता। मैं इसके लिए दूसरा टेस्ट लिख रहा था। तो हमने कहा कि सर मैं ये नहीं जानता हूँ कि हार्ट टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा, किससे मुकम्मल जानकारी मिलेगी, डिसाइड आपको करना। मैं तो लेमैन हूँ, मैं मरीज़ हूँ, मैं क्या बताऊँगा। आप इसमें से जो बेहतर हो, अगर थेलियम ज़रूरी है
तो आप कहें तो मैं स्कॉट, बहुत बड़ा अस्पताल था दिल्ली का, मैं स्कॉट में उससे नीचे नहीं कराऊंगा। एम्स वाले किसी का टेस्ट नहीं मानते, वो कहते हैं साहब हमको किसी के टेस्ट पर भरोसा नहीं, मैं खुद करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको तो जानकारी सही माने में थेलियम टेस्ट इससे ही होगी, तो आप वही करवा लें। मैं करवाने गया तो डॉक्टर अलका सिन्हा थी एक वहाँ इंचार्ज थी। उन्होंने जैसे देखा मेरे एंजियोग्राफी, बोला नो आई कांट टेक रिस्क ऑन योर हार्ट, आपका थेलियम टेस्ट नहीं कर सकती। तो डॉक्टर मैथ्यूस थे, उन्होंने कहा कि भाई ये डॉक्टर सिन्हा के चचा हैं, जो लड़का स्कॉट में काम कर चुका था वो, तो आप उनसे बात कर लें। तो फिर उससे बात की गई लड़के से, तो फिर मिला जुला के ये हुआ कि रेस्ट थेलियम करा जाए और इसमें 5 घंटे लगते हैं। खैर मुझे जो कपड़े बदलवाए गए, थेलियम एक्चुअली एक इंजेक्शन का नाम है, तो इंजेक्शन मुझे दिया गया, कहा कि 5 घंटा आप रुकें यहाँ। तो मैं वहीं रुका रहा। 5 घंटे के बाद नाम अनाउंस हुआ, जब मैं गया तब फिर मेरे कपड़े बदलवा के वो लोग मशीन के अंदर उन्होंने मुझे डाला। अब देखा कि कोई बड़ी मशीन है, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे घूम रही है और डॉक्टर मैथ्यूस ही रिकॉर्ड ले रहा था। जब थेलियम टेस्ट हुआ, एजाज नुमानी साहब वालेकुम रहमतुल्लाह अलैह, इशाक आरिफ साहब भी वालेकुम, तो मैंने मैथ्यूस को कहा कि यार इसमें डेड सेल भी आया है क्या? तो उसने बड़े मायूसी से कहा कि हाँ सर डेड सेल तो आया है। तो हार्ट का डेड सेल आने का मतलब है कि आपको बचना नहीं, आपको मर जाना है। हम कहा मुझे दिखाओ। तो एक मरीज़ को, अब वो मुतासिर था मुझसे, उसने कहा आइए सर बैठिए। बैठ के उसने देखा, एक्चुअली मेरी समझ में कुछ, मैं साइंस का स्टूडेंट तो प्योर साइंस का, लेकिन मुझे वो उतनी जानकारी नहीं थी। मैंने दिल धड़कता हुआ सिर्फ देखा, मेरी समझ में नहीं आया। जी तहकीक के बारे में भी आऊँगा, वानी साहब इंतज़ार करें, आप लोगों ने पहले मुझे छेड़ दिया था कि साहब पहले इस पर गुफ्तगू हो। उसके बाद जो है फिर मैंने इस चीज़ को देखा, और जब डॉक्टर ने थेलियम टेस्ट देखा नेक्स्ट मंडे को, तो आपको हैरत होगी, उन्होंने रिपोर्ट मेरे सामने रखा और कहा कि हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कहा कि आप जाएं। हमने कहा डॉक्टर साहब दवा? बोले कि कोई दवा मैं आपको नहीं लिख सकता हूं, आप कैसे जिंदा हैं आप जानिए, ऊपर वाला जाने। उन्होंने कोई भी दवा लिखने से इनकार कर दिया, कहा कि आपका, मैं ही नहीं दुनिया कोई डॉक्टर आपके हार्ट को इस पोजीशन में टच नहीं कर सकता। वो 11 का जून था, आज 2000 है। आज भी मैं उतना ही हेल्दी हूँ, उतना ही हार्डी काम करता हूँ और ज़िंदा हूँ, और ये सब सिर्फ जो है अल्लाह का करम और बुज़ुर्गों की दुआएं। अब आइए बिहार में तहकीक का मसला है। मैं आपको ये बताऊं कि बिहार हमारा जो है बड़ा रिच रहा है अदब के मामले में। आप अगर 1960 का पहले लें तो आप देखेंगे फिक्शन के मामले में बिहार रिच था। सुहेल अदीमाबादी, शफ़ी जावेद, शफ़ी मशहदी, गयास अहमद गद्दी, इलियास अहमद गद्दी, कलाम हैदरी, ये सारे लोग बिहार के थे जो बिहार की नुमाइंदगी कर रहे थे। और उससे पहले जो है तहकीक में सबसे बड़ा नाम था आपको काजी अब्दुल वदूद का। बिहार ने उससे बड़ा मुहक्किक अभी तक पैदा नहीं किया है। काजी अब्दुल वदूद तहकीक के मामले में बिहार में हर्फ आखिर माने जाते थे। मैं इस बार जब एकेडमी गया हूँ तो आपको हैरत होगी, किसी की तस्वीर कुछ नहीं थी। हॉल में मैंने 20-25 तस्वीर लगाई जिसमें उनकी तस्वीर थी। बहुत से लड़के आके बोले कि सर मैंने कलीमुद्दीन अहमद और काजी अब्दुल वदूद का नाम तो सुना था, देखा नहीं था, आपके तवस्सुस मैंने देख लिया। तो उनकी जो तहकीकी रविश थी वो सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करते थे। और जो बच्चे मिलने जाते थे उनसे मशवरा करने जाते थे, वो कहते थे देखो तहकीक ये नहीं है कि तुम किताब लेके बैठो और मुताला कर लो और ये कर लो वो कर लो, बल्कि तुम्हें ये देखना है कि तुमने जो सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट पे अब तक क्या क्या काम हुआ उसको खंगालो, उसमें इम्कानात कहाँ कहाँ पैदा हुए हैं उसे देखो, अब के दौर में कौन किस सिलसिले में उस पर काम कर रहा उसे महसूस करो। इस सारे के दरमियान से एक अपनी अलग रविश निकालो और उसके बाद अपना तहकीकी मकाला लिखो। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि आज के दौर में सिर्फ बिहार नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में काजी अब्दुल वदूद जैसा बताया हुआ तहकीक का काम नहीं हो रहा है।
हाँ मुश्किल से 2% 4% होंगे जो ओरिजिनल तहकीक करते होंगे, वरना ज़्यादातर जो है डिग्री के लिए तहकीक होती है। और लोग काम भी करते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा काम हो रहा है, डिग्री के लिए भी अच्छा काम हो जाता है, लेकिन तहकीक का हक अदा नहीं होता है। और ये इसलिए हो रहा है कि जो हमारे सुपरवाइज़र्स होते हैं वो भी मेहनत नहीं करते हैं या मेहनत नहीं करवाते हैं। इसलिए मेहनत अगर वो करवाएंगे तो बच्चे मेहनत करेंगे। कुछ लड़के चाहते हैं मेहनत करें, लेकिन वो मेहनत नहीं करते हैं, करवाते हैं। हमारी बेगम प्रोफेसर शाइस्ता अंजुम नूरी हैं, उनके अंडर में भी 4-5 बच्चों ने काम किया, तो मैंने मेहनत करवाया। उन्होंने तो गाइड किया, मैंने सुझाव दिया कि ऐसे करो वैसे करो, और जब बेगम देख लेती थी मैं भी देखता था, जहाँ कमी होती थी मैं कहता इसे यूँ करो। इस तरह उन बच्चों का तहकीकी काम इतना अच्छा हो गया कि वो किताब अगर शाये करें कोई लोग उंगली नहीं रख सकता है। तो यहाँ मेहनत की बात है, अगर मेहनत करेंगे। आज भी इसमें मैं आपको बताऊं कि बिहार में टैलेंट है। 60 के बाद जो नई नस्ल उभरी है फिक्शन में, शायरी में, नुमाइंदगी बिहार ने की है। आज के दौर में भी 80 के बाद की जो नस्ल है या 2000 के बाद की जो 21वीं सदी की नस्ल है, आप यकीन जाने आप जिस नाम पे उंगली रखेंगे उसका ताल्लुक बिहार से होगा। लेकिन बिहार में टैलेंट बहुत है और संवारने की ज़रूरत है, और हमारी उर्दू एकेडमी भी उस टैलेंट को निखारने और संवारने का काम करती है। मैं भी जब इस बार जो सेक्रेटरी बना तो मैंने बहुत से ऐसे तहकीकी काम करवाए लोगों से, बल्कि रिसर्च स्कॉलर का ऑल इंडिया बेसिस पर मैंने एक प्रोग्राम भी करवाया, जिसमें आपके कश्मीर से गुलाम नबी कुमार भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए थे, ईरान से भी लड़कियां आई थी। पूरे बिहार का मैंने रिसर्च लड़कों को बुलाया, कहा कि तुम अपने टॉपिक के बारे में बोलो और क्या तुम्हें परेशानी है वो बताओ। अलीगढ़ से, JNU से, जामिया से, हर जगह से मैंने प्रोफेसर बुलवाए कि आप बताएं लड़कों को रिसर्च कैसे किया जाए और लड़कों की जो परेशानी है वो परेशानी को दूर कैसे किया जाए। वो सेशन 2 दिन का था और बहुत सैर हासिल रहा और बहुत अच्छा रहा। मैंने कोशिश की कि बच्चों को ये मालूम कराया जाए कि काम में कहाँ दुश्वारी है। देखिए, बच्चों को गाइड करने में आप गाइड सीधे ये कर लो, आप उससे पूछें कि कैसे कर रहे हो, वो आपको बताएगा, खाका पेश करेगा, तब आप उंगली रखें कि इसे यूँ करो, इसे यूँ करो। सब आप ही कह देंगे तो फिर उसके अंदर का टैलेंट बाहर नहीं आएगा। ये चीज़ें जो हैं, ये दो राय नहीं है कि हमारा बिहार, सही कहा शबनम खातून ने कि इल्म दानिश का गहवारा बिहार रहा है। मैं तो नहीं हूँ, लेकिन इसने बहुत तरक्की की और अभी भी कुछ लोग हैं जो काजी अब्दुल वदूद के नक्श कदम पर चल रहे हैं। खुदाबख्श लाइब्रेरी में जब तक आबिद रज़ा बेदार थे तो उनकी निगरानी में भी लाइब्रेरी में उस टाइम में ये मौजूद भी थे काजी अब्दुल वदूद साहब, तो बहुत सा काम उनकी देखने में लोगों से करवाए उन्होंने। अहमद यूसुफ से बिहार की बोलियों के बारे में रिसर्च करवाए, पूरी डिक्शनरी तैयार हुई। आबिद रज़ा बेदार बहुत सा चीज़ सुनते थे और उससे वो निकालते थे। और इत्तफ़ाक़ यह है कि आज भी अभी शाइस्ता हैं, उनकी दोख्तर नेक अख्तर जो अलीगढ़ में लाइब्रेरियन थी, अभी खुदाबख्श लाइब्रेरी की डायरेक्टर वही हैं और आबिद रज़ा बेदार भी साथ रह रहे हैं। तो उनकी निगरानी में भी अभी कुछ काम अच्छा हो रहा है। और खुदाबख्श लाइब्रेरी आप जानते हैं कि वर्ल्ड फेम की लाइब्रेरी है और यहाँ के जो मखतूतें हैं वो आज भी मशहूर हैं। और ये सारी चीज़ें आप अगर बिहार तशरीफ़ लाइए तो बिहार कश्मीर की तरह खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ चीज़ें बहुत हैं। गौतम बुद्ध यहीं हैं, शरफुद्दीन अहमद याया मनेरी रही हैं, गुरु गोबिंद सिंह की नगरी यही रही है, जैन की नगरी यही रही है, नालंदा यूनिवर्सिटी यहीं रहा है। तो ये चीज़ें हैं, पुरानी अक़दार को अगर तलाश करना तो आप बिहार आइए, खूबसूरत देखनी है तो कश्मीर जाइए। तो आप मुझे कश्मीर बुलाइए, मैं आपको बिहार बुलाता हूँ, दावत देता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाएँ, मेरे मेहमान रहें, मुझे मेहमान नवाजी का मौका दें। और यहाँ देखें कि यहाँ इल्म दानिश का जो मरकज़ है, अच्छे अच्छे लोग आज भी हैं यहाँ। कितने बिहार में कम से कम 3, 4, 5 जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर लोग हैं जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया और उससे भी बड़े बड़े अवार्ड से नवाजे गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और हो रही हैं।
लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके अंदर की ईमानदारी पर। अगर आप अंदर से ईमानदार नहीं हैं तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। काम करना और काम से गुजरना दोनों अलग अलग मायने रखता है। आपकी जो अंदर का करेज है वो आपकी ईमानदारी से पैदा होता है। आपकी ईमानदारी नहीं होगी तो आप किसी भी फील्ड में करेज नहीं दिखा सकते हैं। कहीं न कहीं आप फंस जाएंगे या आपको लोग फंसा देंगे, परेशान करेंगे। एक छोटा सा भी छेद अगर आपके किरदार में होगा तो वहाँ पहले लोग उंगली डालेंगे, पूरा पंजा डाल देंगे और आपको परेशान करेंगे। इसलिए ज़िंदगी अगर गुजारनी है तो सबसे पहले अपने किरदार की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम आमतौर से दूसरों की तरफ इशारा करते हैं। आप मोटा मोटी ये समझें ना कि अगर हम किसी तरफ एक उंगली के इशारा कर रहे होते हैं तो आप गौर करेंगे बाकी 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ इशारा कर रही होती कि तुम एक की तरफ इशारा कर रहे हो, 3 उंगली तुम्हारे तरफ इशारा कर रही है। ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है, इस चीज़ को समझें। दूसरों के ऐब की पर्दापोशी करें। आप अल्लाह के खलीफा हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा वक्त बनाया है। अपने सारे जितने उसके सिफ़ात हैं, उसने किबरियाई भी थोड़ी सी दे दी है, लेकिन कहा कि किबरियाई से बच के रहो। तो आप पर्दापोशी करें तो अल्लाह आपके अयूब की पर्दापोशी करेगा। आप दूसरों के अयूब को जाहिर करेंगे, अल्लाह हश्र में आपको नंगा करेगा। तो अगर आप दूसरों को अयूब को छुपाएं, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें, अपना काम ईमानदारी से करें। आप जिस फील्ड में, चाहे आप लिख रहे हैं, तो कामयाबी तो अल्लाह ही देता है। जब कुरान ने कह दिया व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो ये हतमी फ़ैसला कुरान का है कि ये इज़्ज़त आपकी कमाई हुई नहीं है, ये इज़्ज़त अल्लाह ने दी है और ज़िल्लत भी वही देता है। इसीलिए उससे जुड़ के रहें ताकि वो इज़्ज़त भी देगा। आप उसके बंदों को इज़्ज़त देंगे तो अल्लाह आपको इज़्ज़त देगा। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम तहक़ीक़ का काम हो, तख्लीक़ का काम हो, तनक़ीद का काम हो, दूसरी ज़िम्मेदारियाँ हो, घर में शौहर की हैसियत हो, बाप की हैसियत हो, बेटे की हैसियत हो, हर हैसियत में आप ईमानदार रहें और मुखलिस बनें, खुलूस से काम करें, तो यकीन जानिए दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। हर गांव पे लाख मुसीबत हो, कामयाबी आपको इसलिए मिलेगी कि अल्लाह से रुजू करने वाला कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ। वक्त भी मेरा थोड़ा ही सा बचा है। बहुत सारी गुफ्तगू मैं कर गया जिसमें काम की गुफ्तगू कम थी, हवाई ज़्यादा थी, इसके लिए आप माफ़ करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं आज भी जो लिख रहा हूं मैं ज़रूरतन नहीं लिखता हूं। जब मुझे ख्वाहिश होती है, कहानियाँ पकती हैं, बरसों मेरे जहन में पकती हैं, लिखता हूँ एक शिफ्ट में। इन दिनों मैं अपने वालिद मोहतरम पे लिख रहा हूँ, बल्कि एक सवान ही खाका में लिख रहा हूँ जो आगे बढ़ के एक काफ़ी ज़ख़ीम किताब हो जाएगी। आप लोगों में जिसको ही फुर्सत हो मेरे टाइम लाइन पे आएँ। 5 किस्तें आ चुकी हैं, कल 6ठी आएगी। हर अल्टरनेट डे में एक किस्त डाल रहा हूँ। पढ़ें आपको तो हमारे यहाँ की वो उस ज़माने की तहज़ीब, पुराने अक़दार क्या थे, वो उसकी झलक मिलेगी और आपको अंदाज़ भी होगा कि मेरे लिखने का क्या अंदाज़ होता है। मैं छुप छुपा के नहीं लिखता हूँ, जो फैक्ट है उसको खूबसूरती से पेश कर देता हूँ और क़ारीन पे छोड़ देता हूँ कि वो इससे क्या असर लेते हैं। इसलिए कि देखिए, ज़्यादा डींग मारने से, ज़्यादा बोंगबाजी करने से आपकी कली तो आज नहीं तो कल तो खुल ही जाएगी। आप ये कभी ना समझें, आप डींग मार के थोड़ा बहुत तो वाहवाही लूट सकते हैं, लेकिन कली बहुत देर तक नहीं रहती, वो उतर जाती है। आप कभी ये भी एक चीज़ मैं जहन में बात डालना चाहता हूँ, आप कभी दूसरे का हाथ में न जाएं, दूसरे का हाथ का खिलौना न बने। वो हो सकता है कि बहुत तेज़ी से आपको उछाल दे, एक पत्थर की तरह हवा में उछाल दे, बहुत दूर तक आसमान में आप जा सकते हैं, लेकिन ऊंचाई को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, आप फिर ज़मीन पर गिर जाएंगे। मैंने अपने दूसरे मजमूए में प्रीफेस लिखा था, बिल्कुल 2-4 लाइन का मैं आपको सुना देता हूँ कि क्या आज का अदब अपाहिज है कि उसे तकरीज़ों के ठेले पर बैठाकर दर बदर शोहरत और मकबूलियत की भीख मांगी जाए। जिंदा अपने कदमों पे चलता है,
मुर्दा 4 के कंधों पर सवार होकर भी कब्रिस्तान ही जाता है। तो 4 के कंधे का सहारा नहीं लेना है और आपको जो है अपनी हिम्मत को अपने अज़्म के साथ कदम बढ़ाना है। कामयाबी तो मिलनी है, इसलिए कि नाकामी उस बंदे के किस्मत में नहीं आती है जो अल्लाह के नाम पर और अल्लाह के करम पर भरोसा करके कदम बढ़ाता है, वो नाकाम कभी नहीं होता है। शबनम सिद्दीकी, आप रिसर्च करना अगर चाहते हैं तो आप मुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं और फिर आप जो सहूलत होगी जो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे किया जाता है, जो मेरी अपनी जानकारी है। देखिए, फैज़ान असद बहुत अच्छा सवाल किया कि अपनी तनकीद पर तकलीफ पर तनकीद कैसे करें। देखिए, होता क्या है कि अपना बच्चा सबको बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जब आप कोई कहानी लिखें, जो मैं लिखता हूँ कहानी, तो मैं पहले उसको एक कारी के तौर पे समझता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये कहानी मेरी नहीं है और मैं बड़ी विगरसली समझिए कि मैं तनकीद करता हूँ अपनी कहानी पर। जहाँ जो सी गड़बड़ लगती है कारी की हैसियत से काट देता हूँ। तो आप अगर बहुत प्यार करने लगेंगे, डॉक्टर मत बने, डॉक्टर बने। डॉक्टर अगर मरीज से प्यार करेगा तो नश्तर नहीं चलाएगा। डॉक्टर की थोड़ी सी बेरहमी आपको चाहिए कि वो नश्तर आपके पेट में लगाएगा और फाजिल और बुरे मादे को बाहर निकालेगा। अगर आप करेंगे हाँ मैं कैसे चीरूँ, यहाँ निशान आ जाएगा, पेट में अच्छा नहीं लगेगा, तो आप फाजिल मादा नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए अपनी तख्लीक पर पहले नाकिद आप बने, इसलिए कि हर तख्लीक़कार एक अच्छा नाकिद भी होता है, ये आप जान लीजिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी, थर्ड पार्टी बन के देखिए कि ये इसमें कहाँ है, कैसे आया, तो आप गौर करेंगे तो वो चीज़ आपको निकल जाएगी, फिर आपको फेयर करने में साफ करना। देखिए, एक साहब ने पूछा कि साहब अखलास अपने अंदर कैसे पैदा करें। देखिए, ये सारी चीज़ें कि दुकान में तो मिलता नहीं है। इसके लिए आप बुज़ुर्गों की सोहबत में जाएं, नमाज की पाबंदी करें और जहाँ तक हो आपको मैं बताता हूँ कि आप इस्तग़फ़ार करते रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मासूम थे, उनको कोई गुनाह नहीं था ज़िंदगी में, लेकिन वो 70 बार रोज़ाना इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। इसलिए पढ़ते थे कि हमारी उम्मत भी पढ़े। कल अगर कोई उम्मत कहेगी कि साहब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं पढ़ा, मैं क्यों पढ़ूँ। इस्तग़फ़ार से अल्लाह खुश होता है और दरूद से भी अल्लाह खुश होता है, रसूलुल्लाह भी खुश होते हैं। दरूद इनकार नहीं होता अल्लाह के यहाँ, दरूद हर हाल में कबूल होता है। तो आप समझिए अगर लगातार आप दरूद अगर पढ़ रहे हैं तो आप यूँ समझें कि आप दरूद पढ़े तो एक फ़रिश्ता दौड़ के रसूलुल्लाह के यहाँ पहुँचाता है, हुजूर ये फ़लाने बंदे ने पढ़ा है। तो आप पढ़ते रहें, मान लिया साल भर पढ़ते रहे। आप ज़रा सोचिए कि साल भर बाद ही कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि कौन बंदा है जो लगातार दरूद पढ़ रहा है। देखें तो कौन है। एक नज़र अगर आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नज़र डाल ली तो आप समझते हैं कि आपकी कायाकल्प कैसे हो जाएगी। इसलिए आप वज़ाइफ की पाबंदी करें, दरूद पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, लोगों से मोहब्बत करें, नफ़रत को जगह नहीं आने दें। अपने अंदर अपने आप अखलास पैदा हो जाएगा। घर से शुरू करें ना। जिस बच्चे पर सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं आप, उसे माफ़ करना शुरू कर दें। बीवी की जो बात सबसे बुरी लगती है उसे माफ़ करना शुरू कर दें। उससे पहले ईमानदारी की बात मैं बताऊं, अपने किरदार पे भी नज़र रखें कि आपकी कौन सी बात बच्चों को बुरी लग रही है, कौन सी बात से बीवी नाराज़ हो जा रही है। तो ये खुद अगर ठीक होंगे आप तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको महसूस होगी साहब कोई कमी है और मुझे रहबर चाहिए, तो मैं अल्लाह का करम है कि इस सिलसिले में भी आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। मैं आप सबको दावत देता हूँ, किसी सिलसिले में आपको ज़रूरत हो, कोई परेशानी आ पड़ी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। लिखने पढ़ने का कोई सिलसिला हो, कोई दुश्वारी हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। और दीनी एतबार से भी अगर आपको रहनुमाई की ज़रूरत हो तो भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है, चूँकि मैं उसी लाइन का बुनियादी तौर पे आदमी हूँ। और मैं अदब में भी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि जो कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल तसव्वुफ़ पे भी हैं, और भी मैं लिखूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बस अज़्म हो, अखलास हो, थोड़ी मरवत भी हो और थोड़ी मोहब्बत हो। इन सारी चीज़ों को लेकर अगर आप बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी के हर मोड़ पे
कामयाबी मिलेगी और आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। मेरा मामला है कि ग़ालिबन ये 1 घंटा हो चुका है, फिनिश का भी घंटी बज चुकी है। मैं आप सब सामीन नाजरीन का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे गौर से सुना। गरचे मेरी बातें ऐसी नहीं थी कि इसके गौर से ही सुना जाए, लेकिन आपने तवज्जो दी, अपनी मोहब्बत दी, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी के किसी मोड़ पे अगर हमारी मुलाकात हुई तो मैं आपका मिल के भी शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं इन सारी बातों के बाद मुंतज़मीन का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका फ़राहम किया यहाँ आने का। अगर मौका नहीं देते वो तो मैं मुझसे आपसे बात नहीं कर सकता। मैं ख़ास तौर से इरफ़ान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वानी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों की और भी दूसरे अरकान हैं, सदर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं इनके। ये सारे लोगों का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी और मुझे समा खराशी करने का ही मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।